भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता 2025 भारत द्वारा ब्रिटेन के साथ काफी समय से लगभग 2-3 साल से चल रहा जो मुक्त एफटीए या मुक्त व्यापार वार्ता चल रही थी, उसको अभी हाल फिलहाल में मेरे ख्याल से 30 तारीख को या जो भी हो उसको हस्तांतरित कर लिया गया है। और एक तरह से देखा जाए तो इस समय भारत का कई जो प्रमुख देशों के साथ बात हो रही है, जिसमें ईयू के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ चल रहा है, अमेरिका के साथ एफटीए या बीटीए की बात चल रही है और ब्रिटेन के साथ भी चल रहा था। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो ईयू, यूरोप और ब्रिटेन में या यूके में यूके ने बाजी मार ली और भारत के साथ उसका जो है फ्री ट्रेड डील हो चुका है। अमेरिका, अच्छा मजेदार बात यह है कि इधर हाल फिलहाल में अमेरिका का भी कई सारे देशों के साथ जो है टैरिफ को लेकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है। उसमें भी जो पहला उसका हुआ है वो यूके के साथ ही हुआ है। तो पहले हमारा यूके के हुआ है, फिर अमेरिका यूके का हुआ है। अब माना जा रहा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका का भी जल्दी ही बीटीए या बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। तो आइए जरा से इसको समझते हैं। परिचय के रूप में देखा जाए तो देखिए, भारत और ब्रिटेन ने लगभग 3 वर्षों की बातचीत के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के कारण क्या है कि जो दोनों देशों के बीच व्यापार हो रहा है, आयात निर्यात, उसमें से 90% वस्तुओं पर जो है टैरिफ कम हो जाएगा। यानी जो टैरिफ क्या होता है, उत्पाद शुल्क होता है, वो कम हो जाएगा 90% वस्तुओं में। इस समझौते का उद्देश्य क्या है? व्यापार को, निवेश को, रोजगार सृजन को, नवाचार को बढ़ावा देना है। यह वैश्विक व्यापार अनिश्चितता के समय हुआ है और इसमें देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत और 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ब्रिटेन या यूके। इंडिया जो है 5वीं है, हालांकि अब ऑफिशियली लोग बता रहे हैं कि 4थी हो गई है, फिर भी ये 5वीं और 6ठी, यानी एक तरह से मान ली जाए कि जो लगातार की अर्थव्यवस्थाएं हैं उन दोनों देशों के बीच में होंगी। देखिए, कुछ दिन पहले एक सम्मेलन चल रहा था जिसमें कि बहुत सारी ऐसी बातें टैरिफ को लेकर आया। तो हमारे वाणिज्य मंत्री से, पीयूष गोयल जी से पूछा गया कि भारत को विभिन्न सारे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा की बात आ रही है, चीन को और उस पैटर्न पे टैरिफ आदि पर पूछा गया था। तो उन्होंने कहा था कि उन देशों में जहां पे रूल बेस्ड इकोनॉमी है, जहां पे लोकतंत्र है, व्यवस्था है, प्रणाली है, उन देशों के साथ हमारा जो व्यापार तंत्र है या जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं या जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो हमारे उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वह उनके साथ हम कंपटीशन कर सकते हैं। उन देशों के साथ हम नहीं कर सकते हैं जहां पे राज्य समर्थित अर्थव्यवस्थाएं चल रही हो या किसी की तरह से रूल बेस्ड नहीं हो। उनका इशारा था कि चीन के साथ हमारे लिए संभव नहीं, क्योंकि चीन क्या होता है भी सब्सिडी देता है, अपनी मुद्रा का डिवैल्यूएशन करने लगता है, यानी कि वो कुल मिला के उस व्यवस्था को जो कहते हैं ना कि निष्पक्ष व्यापार व्यवस्था है, जो डब्ल्यूटीओ की एक प्रणाली थी वैश्वीकरण के युग में, उसको वो धता बताता है, उसको उसके खिलाफ काम करता है। लेकिन जिन देशों द्वारा निष्पक्ष व्यापार व्यवस्था को अपनाया जाता है, रूल बेस्ड इकोनॉमी को अपनाया जाता है, उनके साथ भारत को कंपटीशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब भारत इस स्थिति में, भारत के उत्पादक, भारत के मैन्युफैक्चरर, भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट इस क्षेत्र में आ गए हैं, यानी भारतीय लोग अब इस स्थिति में हो गए हैं कि वो उन देशों के साथ, विकसित देश भी हों लेकिन अगर वो रूल बेस्ड हैं तो हम उनके साथ कंपीट कर सकते हैं। कैसे कंपीट कर सकते हैं? हमारे पास अब एक जो है क्षमता है। वो क्षमता क्या है कि हमारे पास हमारा जो लेबर है वो कम कीमत पे है, पढ़ा लिखा है, जागरूक है, हमारे पास एक काम भर की पूंजी भी है, अपना खुद का व्यापार है। ऐसे में हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उन देशों के साथ, उनका कहने का अर्थ है कि यूके के साथ, ईयू के साथ, उसमें जर्मनी आदि सब शामिल हो जाएगा, फ्रांस, उनके साथ, अमेरिका के साथ, इन देशों के साथ हमें करने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उसमें हमें लाभ ही होगा, कम ज्यादा, यानी देखिए कोई भी समझौता होगा तो उसमें दोनों को लाभ होना चाहिए, दोनों को ये लाभ होगा, ये बात उन्होंने कही थी। तो इसको इस संदर्भ में आप देखिएगा। और भारत ब्रिटेन के बीच जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, इसके बारे में जो बोरिस जॉनसन थे, ब्रिटिश पीएम थे इसके पहले के, उनका कहना था कि
वो प्रधानमंत्री मोदी को अपना खास दोस्त कहते थे और कहते थे कि उनके दौर में जो है ये पिछले 2022 दिवाली तक हो जाएगा। लेकिन वो चलते 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 ऋषि सुनक थे प्रधानमंत्री, उन्हीं के शिष्य थे। उनका कहना था कि उनका भी इच्छा थी कि हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया, कई सारी चुनौतियां थी। अब परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि ट्रंप के आने के बाद उन्होंने जो है इस तरह का व्यापार प्रणाली को बना दिया है कि वो व्यवस्था जो है दुनिया की गड़बड़ा गई है। अब एक देश दूसरे देश के साथ अपना बेहतर संबंध पर आगे बढ़ सकते हैं। तो जो भारत के द्वारा ये चीजें समझ में आई कि ठीक है, हमें अमेरिका के साथ तो जो है ही है, हम अगर यूरोप के देशों के साथ भी जुड़ेंगे तो वो हमें लीवरेज देगा अमेरिका के साथ डील करने को लेकर, और भारत यूरोप का तो आपका साथ है ही है। ऐसे संदर्भ में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और देखिए, ब्रिटेन ने भारत के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर करके अमेरिका और ईयू को, यूरोपीय यूनियन को पीछे छोड़ दिया। हालांकि इससे भारत और अमेरिका और ईयू के साथ चल रही व्यापार वार्ताओं के लिए एक भारत मजबूत स्थिति में आ गया है, क्योंकि ब्रिटेन के साथ यह समझौता भविष्य के समझौतों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में काम करेगा, कि इसकी के आधार पे कि हाँ भाई चलो ये बातें हुई है, इसी आधार पे जैसे एक कोई आपने तैयार कर लिया ड्राफ्ट या कोई चीजें, तो बाद में दूसरे देश के साथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो सारे देश जैसे ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन की आर्थिक विशेषताएं या अमेरिका की आर्थिक विशेषताएं एक जैसी होंगी, क्योंकि उनकी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, तो उनके यहाँ पे कंजम्पशन हाई एंड कंजम्पशन होगा। लेकिन उनके यहाँ पे उत्पादन में जो टेक्नोलॉजी दिखेगी, हाई एंड टेक्नोलॉजी तो दिखेगी, पूंजी दिखेगा, लेकिन उत्पादन का जो उत्पादकता होगी उतनी ज्यादा नहीं होगी। उनके यहाँ पे जो है जो लेबर होगा वो महंगा होगा। तो ये सारी चीजें जो है यूरोप की भी एक तरह से, यूरोप के जो बड़े देश हैं, खासतौर से पश्चिमी यूरोप के देश, उनके साथ या यूयू के साथ भी वही विशेषताएं होगी जो लगभग यूके के साथ है, वही अमेरिका के साथ है। तो मोटे तौर पे परिस्थितियां लगभग एक जैसी ही है, तो उनके साथ डील करने में भारत को कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं आएगी। जैसे संयुक्त अरब अमीरात के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो बाकी और जो खाड़ी के देश हैं, गल्फ कंट्री काउंसिल के देश हैं, उनके साथ भी अगर हमको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना हो तो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि लगभग परिस्थितियां उन सबकी एक ही जैसी है। हमें क्या उनसे चाहिए ये क्लियर है, हमें उनसे क्या मिलेगा ये क्लियर है, उन्हें हमसे क्या चाहिए ये भी उसमें क्लियर है, तो बहुत ज्यादा नहीं है। दिक्कत वहां पे होती है जहां पे जैसे चीन के साथ हम दोनों को कंपटीशन टाइप की स्थिति होती है, या अन्य जो है एशियन कंट्रीज, आसियान कंट्रीज है, उनके साथ दिक्कत है। तो भारत ने एक स्ट्रेटेजिक बना ली है कि अब हम अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपने पश्चिम देशों के साथ ही करेंगे, यानी विकसित देशों के साथ हम विकसित देश या जो पश्चिमी देश हैं उन्हीं के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे करेंगे, क्योंकि उससे हमको लाभ होगा इधर एशिया के देशों के साथ, क्योंकि उनको वो उन्हीं चीजों में उनका भी है जो हमारा जो कि विकासशील देश है, हम भी एशियाई देश है, तो हमारे जो गुण है वही उनके पास है, तो हमें कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलना है। इसलिए भारत जो है, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दिया जाए तो हम जो है पश्चिमी देश, ऑस्ट्रेलिया की भी और न्यूजीलैंड की भी स्थिति लगभग उन्हीं पश्चिमी देशों की ही तरह है, आप समझ सकते हैं ना। तो इस तरह से वो इसको आप समझिएगा। इसमें जो प्रमुख प्रावधान क्या है, देखिए, इससे द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार होगा। हाल फिलहाल में जो अभी द्विपक्षीय व्यापार है 2024 में भारत यूके का द्विपक्षीय व्यापार 42.6 अरब पाउंड है। इसमें यूके को हम यूके का निर्यात यानी यूके से जो हम आयात करते हैं वो 17.1 अरब पाउंड है, और भारत से जो आयात करता है यूके वो 25.5 अरब पाउंड है, यानी हमें लाभ है यूके से, ठीक है। और भारत जो है 2024 में भारत यूके का 11वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। ये लक्ष्य ये किया गया है कि 2040 के बाद से आगे वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार में 25.5 अरब पाउंड की वृद्धि किया जाए। सोचिए, अभी 42.6 अरब पाउंड है, ये तो चलो, लेकिन 2040 के बाद हर साल इसमें 2025 अरब पाउंड की वृद्धि किया जाए। ये काफी बड़ा लक्ष्य है और इसको ये लेकर चला जा रहा है। इसमें भारत जो है, इसमें इसके लिए टैरिफ कटौती और बाजार पहुंच को देखा जाए तो भारत को क्या लाभ होगा। ब्रिटेन को किए जाने वाले 99% भारतीय निर्यात को शून्य शुल्क तक पहुंच प्राप्त होगी, यानी कि हम जो भी ब्रिटेन यहां से भारत से ब्रिटेन भेजा जा रहा है उस पे अब टैरिफ 99% वस्तुओं पे जो है टैरिफ वो 0 हो जाएगा। इसके कारण थोड़ा समय लगेगा कि, लेकिन ये है कि ये हो जाएगा। इससे हमें क्या लाभ मिलेगा, जो हम कपड़ा भेज रहे हैं, समुद्री उत्पाद या चमड़ा, जूता, खेल का सामान, खिलौना, रत्न, आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, ऑटो पार्ट्स आदि जो चीजें हम ब्रिटेन को भेजेंगे उस पे जो अभी कर है, हालांकि अभी भी बहुत ज्यादा कर नहीं, लेकिन फिर उसमें भी कमी आएगी, जिसके कारण हमारा निर्यात और बढ़ेगा। इस समझौते से भारतीय कामगार हैं उनके लिए ब्रिटेन में विशिष्ट क्षेत्रों में रोजगार पाने के लिए कोटा बढ़ेगा।
श्रम जो है गतिशीलता और सेवा व्यापार सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय कामगारों को वहां पे सामाजिक सुरक्षा मिलेगा, यानी हमारा वर्क फोर्स जो है वहां पे ज्यादा से ज्यादा जाके वहां पे काम कर सकता है, तो यानी हमारी सर्विस इंडस्ट्री भी वहां पे बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें लाभ मिलेगी। यूके को क्या लाभ मिलेगा? यूके का क्या है कि 90% टैरिफ लाइनों में उसमें शुल्क में कटौती होगी। हम पूरी तरह से जीरो नहीं करेंगे, लेकिन शुल्क में हम कटौती करेंगे भारत से, जिसमें से 85% 10 वर्षों के भीतर पूरी तरह से टैरिफ मुक्त हो जाएगा। 85% वस्तुएं टैरिफ मुक्त हो जाएंगी, जो ब्रिटेन का हमारे यहां पे आएगा। ठीक है, हमारा 99% हो जाएगा, इनका 85% हो जाएगा, बाकी पर जो है टैरिफ लगता रहेगा। और इससे ब्रिटेन के निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी, खासतौर से जो उनका स्कॉच या विस्की है, चिकित्सा उपकरण है, उन्नत मशीनरी है, भेड़ का मांस है, ये सब भारत में कम टैरिफ पर आ जाएंगे, जिसमें कि गाड़ियां आदि भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे को वहां पे मदद मिलेगी। देखिए, यूरोप को और यूरोप अमेरिका को एज होल समझो और भारत समझो, ये दोनों लोग एक दूसरे की काफी मदद कर सकते हैं। भारत को क्या चाहिए? भारत को चाहिए, मतलब एक होल बता देता हूं, इसमें आप यूको भी समझ लीजिएगा। भारत को चाहिए इन देशों से हमारे जो सामान है, जो है उत्पादन वस्तुएं हैं, जैसे कि कपड़ा है, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, इनको बड़ा मार्केट मिले, क्योंकि उन देशों की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, तो वो जो है प्रॉफिटेबिलिटी हमारे लिए ज्यादा होगी। ठीक। दूसरा क्या है कि हमें अपने यहाँ पे 8 से 10% की ग्रोथ रेट चाहिए, 42 तक विकसित देश बनना है। उसके लिए हमें पूंजी चाहिए, हमें तकनीक चाहिए, और इन देशों के पास पूंजी और तकनीक दोनों है। ये ज्यादातर देश जो है अपना तकनीक और पूंजी जो है कहां पे लगा रखे हैं? चाइना में लगा रखे हैं। और अब चाइना +1 की इनकी रणनीति के तहत जो सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन है, उसके जरिए उनमें से ज्यादातर जैसे पूंजी या तकनीक हमारे पास आ सकती है। जैसे वहां क्या एक है, रोल्स रॉयल्स कंपनी है, कार बनाती है, तो चलो ठीक है, वो एक फाइटर पायलट का इंजन भी बनाता है। तो हो सकता है कि इन तरह के चीजें, ज्वाइंट प्रोडक्शन, ज्वाइंट एक्सप्लोरेशन आदि चीजें हम करने में सक्षम हो सके। ठीक है, शराब आदि है, ऑटोमोबाइल, सारी चीजें हैं, इसको लाभ मिलेगा, ब्रिटेन को भी लाभ मिलेगा और हमें भी मिलेगा। पीछे के कारण क्या रहे हैं? आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और चीन +1 की रणनीति। अभी जैसे मैंने चर्चा ही कर रहा था कि दुनिया के ज्यादातर देश जो है चीन को विकल्प के, यानी जो कोविड-19 और उसके बाद की परिस्थितियां आई, और उसमें लगा कि अब चीन से के जगह पे हमें सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना होगा, जिसमें नियर शोरिंग और फ्रेंडली शोरिंग की जरूरत है। तो काफी चीजें वो अपने यहाँ पे भी लाने की कोशिश करेंगे, और वो ऐसे देशों में लाना चाहेंगे जहां जो उनके साथ फ्रेंडली देश हो। तो ब्रिटेन का, भारत का, तो मतलब यूरोप और भारत एक तरह से फ्रेंडली देश ही हैं, और चीन के जैसे चीन में चीजें सस्ती हो रही हैं, उसको वहां पे निर्माण करना आसान है। जैसे अभी एप्पल का योजना है कि अभी जो अपना आईफोन बनाता है पूरी दुनिया का, उसका 20% भारत से निर्यात हो रहा है, 80% के आसपास चाइना से हो रहा है। एप्पल ने योजना बनाई कि 2026 के बाद, 2026 के लास्ट तक दुनिया में जितना भी आईफोन का सब जाएगा, वो सबका सब भारत से जाएगा। यानी कहीं ना कहीं चाइना से वो वहां से हटा के भारत लाएगा, या अमेरिका में अगर उसको कहीं लेना होगा तो अमेरिका में लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निर्माण उसका सस्ता है। चाइना में बनाएगा, भारत में बनाएगा, तो वो अन्य फोनों के साथ अपना कंपिटिटिव हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ वो अमेरिका में जाके बनाएगा, तो बहुत अच्छा होने के बावजूद भी उसकी कीमत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि और सारे जो है कंपटीशन, अमेरिका में सारे तो अमीर नहीं होते ना, और दाम कीमत भी उसका महत्व रखता है। तो ऐसे में इस तरह से सप्लाई, जैसे अभी मैंने एक एप्पल का उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो चीन से निकल के वो भारत आ सकती हैं, यहाँ पे निर्माण करके वो यूको के भी जा सकती हैं। यूके में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जॉइंट हम निर्माण कर सकते हैं, इसके लिए हमारे श्रमिक जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हुई हैं। ठीक है, ब्रेक्सिट के बाद बाजार का भी पुनर्गठन हुआ है। यूके जो है ब्रेक्सिट के तहत ब्रिटेन जो है यूरोपीय यूनियन से बाहर निकल गया है। अब उसको एक बाजार चाहिए, और भारत अगर देखा जाए तो कंजम्पशन वाइज दूसरा तीसरा स्थान पे है। कुछ समय बाद ये पहले स्थान दूसरे स्थान पे आ जाएगा। और एक बड़ी चीज है, जैसे आपको लगता होगा कि सर हम लोग तो गरीब देश हैं, मतलब विकासशील देश हैं, प्रति व्यक्ति आय हमारी कम है। देखिए, अगर आप विकसित देशों के साथ सोचे, ये माना जाता है कि भारत में जो भी संसाधन है वो 10% या 20% लोगों के पास है। मतलब 10% मान लो, तो 140 करोड़ का देश में 10% हुआ 14 करोड़। ठीक है, और मध्यम वर्ग थोड़ा सा 20-25% और नीचे आ जाओ
तो ये संख्या हो गया 40 करोड़ के आसपास। 35-40 करोड़ लोग जो है उनकी जो है कहीं ना कहीं कैपेसिटी, परचेसिंग पावर कैपेसिटी या कंजम्पशन पावर ठीक ठाक की स्थिति में है। और ये एक बड़ा आंकड़ा होता है। ये अगर देखा जाए कि थोड़ा सा जो इन्फ्लुएंस वर्ग है, यानी ऊपरी 25% वर्ग देखा जाए, तो वो अमेरिका की आबादी के बराबर है और उतना ही आबादी लगभग यूरोप की आबादी के बराबर है। तो उनके लिए एक अच्छा मार्केट मिल सकता है और एक प्रोस्पेक्टिव मार्केट है। ये और भी बड़ा होता जाएगा, ये संख्या और बड़ी होती जाएगी। ठीक है, तो ये एक चीज है। ब्रिटेन में आर्थिक दबाव है, जीवन यापन का जो है लागत का संकट जूझ रहा, महंगाई बहुत ज्यादा है। तो उसको कम करने का तरीका क्या है? उसका कम करने का तरीका है कि चीजें सस्ते से सस्ते दर पे आए, बने, वहां पे उत्पादन बढ़े तो बढ़े, लेकिन साथ साथ वो चीजें जो है सस्ती कीमतों पर भी उनके पास आए। तो एक विकल्प है। चाइना पे थे, निर्भरता थी उनके लिए, वो दिक्कत थी, तो वो भारत के साथ भी वो पूरा कर सकते हैं। अब आरसीपी से भारत निकल गया है, तो ऐसे में जब उथल पुथल का दौर चल रहा है, वो भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। हालांकि कई सारी चुनौतियां भी हैं, जैसे कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव है, उसका कहना है कि भारत को बहुत लाभ नहीं होगा, क्योंकि कई सारी जो वस्तुओं का निर्यात है वो उसमें से ज्यादातर तो कम टैरिफ या शून्य टैरिफ पर ही हम ब्रिटेन के साथ चल रहा है, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, जो सेवाओं की चीजों को लेकर फायदा होने वाला है या हमारे लोग पेशेवरों को लेकर, उसमें हो सकता है। लेकिन ब्रिटेन में अभी भी एक आवर्जन जो है एक मुद्दा बना हुआ है, तो ऐसे में ये एक चुनौती है। साथ ही साथ यूके द्वारा भी जो मेटल है, उसमें जैसे एल्युमिनियम है, उसका स्टील है, उसके आयात पर उत्सर्जन आधार पे जो है टैक्स लगाने की बात की जा रही है, एक मुद्दा है। लेकिन इस तरह के मुद्दों को हम हल कर सकते हैं। महत्व का देखा जाए तो भारत और यूके एफटीए का समय माने रखता है कि किस समय पे ये हुआ है। मैंने कहा ना कि बहुत समय से बोरिस जॉनसन 2022 तक चाह रहे थे कि दिवाली तक हो जाए, और उनका प्रधानमंत्री के साथ बहुत अच्छा संबंध था, लेकिन नहीं हो पाया, कई सारी चुनौतियां थी। लेकिन आज हो गया, जबकि जो सरकार है वो पॉलिटिकली आइडियोलॉजी के रूप में देखा जाए तो वो जो है थोड़ा सा दूसरे ढंग की सरकार है, लेफ्ट लीनिंग सरकार है, जो कि वर्तमान की जो भारत की सरकार है उसके आइडियोलॉजी से थोड़ा सा अलग दिखती है। लेकिन फिर भी आर्थिक जरूरतें हैं, उसके कारण ये हुआ। और इसमें भी क्योंकि अमेरिका के उच्च टैरिफ को अब अस्थायी रूप से रोक भले दिया गया, लेकिन अभी भी 10% की दर से टैरिफ लग रहा है। तो भारत का एक बड़ा मार्केट अमेरिका है। अगर टैरिफ से कुछ मार्केट हमारा प्रभावित होगा, तो भारत चाह रहा है कि यूरोप के साथ हमारा हो जाए, ताकि हम उसको कंपनसेट कर लें। और इसके साथ जैसे अमेरिका क्या होता है, हेजिंग होती है। अब अमेरिका को ये लगता है कि यार यूके के साथ ये है ही है, यूरोपीय यूनियन के साथ भारत का है ही है, अगर हम प्रेशर भी करेंगे तो वहां से उसको लाभ मिल जाएगा। तो ठीक है, बात कर लेते हैं, कुछ वो तय कर लेगा, और इस तरह से चीजें जो है ज्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, तो वो ये स्थिति है। जहां तक मुक्त व्यापार समझौते की बात होती है, तो देखिए ये दो देशों के बीच समझौता होता है। इसका उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना, रेगुलेशन को आसान करना है, और इससे होता क्या है कि द्विपक्षीय व्यापार बढ़ता है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार एफटीए 2 या 2 से अधिक देशों या व्यापारिक ब्लॉकों के बीच व्यवस्था है, जो मुख्य रूप से उनके बीच पर्याप्त व्यापार पर सीमा शुल्क और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने या समाप्त करने के लिए सहमत है। ये वस्तुओं और सेवाओं पे दोनों हो सकता है। देखिए, विश्व व्यापार संगठन का जो डब्ल्यूटीओ की व्यवस्था है, उसकी बात, उसमें यह कहा जाता है कि जितने भी डब्ल्यूटीओ के देश हैं, उसमें एक देश किसी भी देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देगा। मोस्ट फेवर्ड नेशन आपको देना पड़ेगा किसी भी देश को, जब तक कि वो पाकिस्तान ना हो जाए। ठीक है, जब तक कि पाकिस्तान ना हो जाए। हम चीन को भी MF1 का दर्जा देते हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या है कि आपका जो सबसे करीबी देश है उसको आप जो वरीयता देते हैं, वरीयता क्या देंगे, उनको खाना पीना खिलाएंगे नहीं, उनकी वस्तुओं को जो उनके यहाँ के जो आयात है उस पर जो टैरिफ लगाएंगे, उस तरह की व्यवस्था आपको सबके लिए, यानी सबके साथ, एक तरह से समझ लीजिए कि आपको WTO के तहत सबके साथ समान बर्ताव करने की जरूरत है। अब जो आपका सबसे करीबी होगा उसके साथ जितना अच्छा बर्ताव करेंगे, उतना ही बर्ताव सबके साथ करना पड़ेगा। हालांकि विकासशील देश होने के नाते कुछ बहुत थोड़ा बहुत इनको छूट मिल जाती है। ये इसके कारण जो होगा क्या कि जो आपने जैसे भारत को ये लगा कि हमको कंप्यूटर हमारे यहाँ पे नहीं आ रहा, परेशानी है, उसने टैक्स लगाने की कोशिश की, तो वो रोकने का उद्देश्य था चीन पर।
लेकिन वो सारे देशों पर लगाना पड़ा। लेकिन जब आप किसी देश के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट या और ज्यादा उसके स्तर पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं, एफटीए कर लेते हैं, तो इसके जरिए आप उस देश या व्यापारिक ब्लॉक से, ठीक है, दो देश या दो से अधिक से या व्यापारिक ब्लॉक से ये जो एमएफएन वाली बाध्यता उससे बच जाते हैं। यानी अब हम ब्रिटेन के लिए एक अलग नीति बना सकते हैं। हम ईयू के साथ करेंगे तो यूयू के साथ हमारा अलग नीति होगा, वो एमएफएन वाला में नहीं आएगा कि हमने ये कोई नहीं कहेगा कि हमने भाई आपने यूके के गाड़ियों पर 10% 0% टैक्स है, हमारी गाड़ी पर चाइना कहेगा 100% कैसे लगाया भाई, हमारा उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, हमारा बायलैटरल एग्रीमेंट है उनके साथ, रूल्स बेस्ड है। तो इसलिए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का दौर जो है, एक मल्टीलैटरलिज्म की जो अवधारणा है, वैसे तो सबसे अच्छा था कि इस व्यवस्था ऐसी हो जाए कि चले, लेकिन कहते हैं ना कि व्यवस्था ऐसी हो जाए, अगर चीन को निकाल जाए तो व्यवस्था ऐसी ही हो जाए वैश्विक स्तर पे। लेकिन कोई एक देश तो ऐसा रहता ही है ना कि कोई एक खलनायक तो मिलता ही मिलता है दुनिया में। तो उस वजह से ट्रंप के तक व्यवस्था कौन गले में घंटी बांधे, लेकिन ट्रंप के आने के बाद तो स्थिति ये हो गई है कि देशों द्वारा आपस के स्तर, जैसे ट्रंप अब अनेक अलग अलग देशों के साथ अपना व्यक्तिगत जो है तरहीज कि आप हमको छूट दो, हम आपको छूट दे, जरूरी नहीं कि आपको, अगर हमारा अमेरिका के साथ छूट बात हो जाएगी, चलो ठीक है हम लोग इन वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगाएंगे, तो जरूरी नहीं हमको जो अमेरिका को छूट देना है वो हमें चीन को नहीं है, या अमेरिका जो हमें छूट देगा वो चीन से आए हुए निर्यात पर छूट नहीं देगा। तो इस तरह से देखा जाए तो ये एफटीए जो होता है वो जो वैश्विकरण या जो वैश्विक व्यापार की व्यवस्था है डब्ल्यूटीओ को, उसको एक तरह से कमजोर कर रहा है, मल्टीलिज्म को कमजोर कर रहा है। लेकिन जो उसकी चुनौतियां हैं, जो नॉन रूल बेस्ड इकोनॉमी व्यवस्था बन गई है खासतौर से चीन के आने के बाद डब्ल्यूटीओ में, उससे बचा के दो देशों को मौका देता है अपने द्विपक्षीय व्यापार को, या दो देशों या दो ब्लॉकों को मौका देता है अपने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने का। ठीक है।